हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी संपूर्ण हिंदी साहित्य की सीरीज़ में आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने लेसन नंबर 1 को। लेसन का नाम है हिंदी भाषा का इतिहास। ये इसका लेक्चर नंबर 4 है और आज का टॉपिक है राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। तो जिस भाषा में शासन का कामकाज संपादित किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। तो जो भी हमारा प्रशासनिक कार्य होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, तो जिस लैंग्वेज में उसे किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। जैसे कि हमें पता है कि हिंदी हमारी राजभाषा तो है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है किन्हीं कारणों से। हालांकि कहा गया था कि इसे 1965 तक राजभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा भी बना देंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं बन पाई है। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा में फ़र्क होता है, और मातृभाषा, ये 3 भाषाएं होती हैं। तो हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, राजभाषा भी है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जिस भाषा में शासन का कामकाज संपादित होता है उसे राजभाषा कहते हैं। अशोक के समय में पाली राजभाषा थी। ठीक है, तो हमने पाली के विषय में पढ़ लिया था पिछली वीडियोज़ में, आप उसमें देख सकते हैं। राजस्थान में 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य पुरालेखों से पता चलता है कि उस समय हिंदी मिश्रित संस्कृत राजभाषा थी। तो राजस्थान में 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में कौन सी थी राजभाषा? हिंदी मिश्रित संस्कृत। मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक हिंदी राजभाषा थी। अकबर के शासनकाल में उनके जो मंत्री थे टोडरमल, उनके आदेश से फारसी राजभाषा घोषित कर दी गई। तो मोहम्मद गौरी से लेकर अकबर तक तो हिंदी राजभाषा थी, सारा सरकारी कामकाज हिंदी में होता था। लेकिन अकबर के एक मंत्री थे टोडरमल, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हिंदी राजभाषा नहीं होगी, फारसी राजभाषा होगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 ईस्वी तक फारसी को राजभाषा बनाए रखा। ब्रिटिश शासन में लॉर्ड मैकाले के प्रयास से अंग्रेजी राजभाषा के पद पर सुशोभित हो गई। क्योंकि ब्रिटिश शासन था, उन्हें हिंदी नहीं आती थी और उनकी इंग्लिश जो थी उनकी मातृभाषा थी, तो उन्होंने उसी को हमारे देश की राजभाषा बना दिया। राष्ट्रीय चेतना के विकास के साथ ही हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनाने की अत्यधिक मांग उठी। अब क्योंकि हमारा देश है हिंदुस्तान, ठीक है, तो हमारी राजभाषा हिंदी है और हम इसे राष्ट्रभाषा भी बनाना चाहते थे। तो जब लोगों को राष्ट्रीय चेतना हुई, आंदोलन हो रहे थे आज़ादी के लिए, तो उसी समय हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनाने की अत्यधिक मांग उठी। हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल में उदित हुआ। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय ने सुझाया था कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा होनी चाहिए, राजभाषा भी और राजभाषा भी। पंडित मदन मोहन मालवीय के सतत प्रयासों से 1901 में संयुक्त प्रांत की कचहरी के भाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला। उन्होंने निरंतर प्रयास किए, तो जाके 1901 में जो कोर्ट की लैंग्वेज थी, तो जो उर्दू को फारसी को अधिकार प्राप्त था, वही हिंदी को भी मिलने लगा। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया था। तो संविधान सभा में हिंदी को देखो, एक तो राम मोहन मालवीय ने कहा कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम आना चाहिए, ये सबसे पहले मदन मोहन मालवीय ने कहा था। लेकिन अगर हम बात करते हैं संविधान सभा की, तो संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, तो 14 सितंबर 1949 में भारतीय संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए मान्यता दे दी गई थी। इसीलिए हम 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा संबंधी आयोग और संसद की समिति का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में क्या कहा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा। तो सारे अनुच्छेद की जो लिस्ट है ना अनुच्छेदों की, वो आपको देखनी है। संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुसार राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग के गठन का आदेश दे दिया था। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश कब दिया था, वो दिया था 7 जून 1955 में। और कौन से अनुच्छेद में दिया था, वो था 344(1). आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए 30 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया, जिसमें लोकसभा के 20
सदस्य थे और राज्यसभा के 30 सदस्य थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। तो जब राजभाषा आयोग बना दिया गया तो इसके पहले प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? बाल गंगाधर खरे। आयोग की पहली बैठक हुई थी 15 जुलाई 1955 को। संविधान का अनुच्छेद 345 राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में किसी एक या अनेक या हिंदी को प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए अंगीकृत करने से संबंधित है। तो अनुच्छेद 345 में क्या कहा गया है कि राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में किसी या तो एक या फिर अनेक या फिर हिंदी को शासकीय कार्य प्रयोजनों के लिए अंगीकृत किया जाएगा। ठीक है, तो या तो एक ही भाषा होगी या अनेक होंगी या फिर हिंदी को ही प्रशासनिक कार्यों के लिए अंगीकृत किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 346 के अनुसार एक राज्य तथा दूसरे राज्य के मध्य तथा राज्य व संघ के मध्य संचार की भाषा वही होगी जो उस समय संघ की राजभाषा होगी। तो अगर हम बात करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में कम्युनिकेशन हो या फिर राज्य या संघ के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो तो वो किस लैंग्वेज में होगा? जो उस समय वहाँ की राजभाषा होगी। ठीक है, अगर हिंदी है तो हिंदी में, अगर कोई और है तो किसी और में। संविधान के अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या को किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध उल्लेखित है। और इसमें क्या कहा गया है अनुच्छेद 347 में कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या है, ठीक है, और उस जनसंख्या को किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के रूप में, जैसे एक जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कोई सी बोली बोलता है तो विशेष उपबंध है कि वो उस बोली में भी अपना कामकाज कर सकता है सरकारी। संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय मीन्स हाई कोर्ट, इसमें अन्य और अधिनियमों और विधेयकों को आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किया गया है। तो 348 जो संविधान का अनुच्छेद है उसमें क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो भी है ना, उनके अधिनियम विधेयक जो भी होगा कौन सी भाषा में होंगे उसके बारे में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि जो भाषा संबंधी कोई विधियां हैं उनको किस तरह से रेगुलाइज किया जाएगा, उसका उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 350 में शिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग होने वाली किसी भाषा का उल्लेख है। तो अगर कोई शिकायतें हैं किसी भाषा के बारे में या किसी उसको अभ्यावेदन हो रहा है, उसके जो कामकाज है उसमें प्रयोग की जाने वाली भाषा का कोई उल्लेख है, तो उनमें से अगर किसी की शिकायतें हैं तो उन शिकायतों को कैसा दूर किया जाएगा, इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 350 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की तथा अनुच्छेद 350 ख में अल्पसंख्यक वर्ग का उल्लेख किया गया है। संविधान की अष्टम सूची यानी कि 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 344 1 और 351 में 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं। तो अगर पूछा जाए तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। और इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? अनुच्छेद 344 1 और 351 में। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि 8वीं अनुसूची में सम्मिलित वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो 14 भाषाओं को ही 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था, जो कि इस प्रकार हैं: असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। पहले ये 14 भाषाएं थी जिसको 8वीं अनुसूची में डाला गया था। उसके बाद 21वें संशोधन के अंतर्गत 1967 में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। 71वें संशोधन 71 जो करेक्शंस किए गए थे उसमें 1992 में कोंकणी को 16वीं भाषा, मणिपुर को 17वीं और नेपाली को 18वीं भाषा के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। फिर हुआ 92वां संशोधन 92 संशोधन में क्या कहा गया? ये कब हुआ था? 2003 में हुआ था। इसमें बोडो को 19वीं, डोगरी को 20वीं, मैथिली को 21वीं और संथाली को 22वीं भाषाओं के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। तो टोटल पहले थी 14, फिर 1967 में एक और जोड़ी गई, 1992 में 3 और जोड़ी गई और 92वें संशोधन 2003 में 4 भाषाओं को और सम्मिलित कर लिया गया। तो टोटल हो गई 22 भाषा जिनको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देशों का उल्लेख है। तो अनुच्छेद है 351, उसमें क्या कहा गया है कि हिंदी भाषा के जो भी विकास होंगे ना वो कैसे होंगे, इस बात का उल्लेख किया गया है। भारत की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 120 की धारा 1
और भाग 17 के अनुसार अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। तो भारत की राजभाषा इस समय कौन सी है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों हैं, क्योंकि अनुच्छेद 120 की धारा 1 और उसके भाग 17 में कहा गया है कि अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है। संविधान में आश्वासन दिया गया था कि 1965 में सारा कामकाज हिंदी में होगा, परंतु सरकारी नीतियों के कारण, नेताओं के अपने स्वार्थ के कारण ऐसा नहीं हो सका। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि हिंदी को आज तक सिर्फ हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, साथ में अंग्रेजी को क्यों दिया गया है, या फिर आज तक हिंदी हमारी राजभाषा क्यों नहीं बन पाई है? तो इसका आंसर होगा कुछ नेताओं की स्वार्थवश ऐसा नहीं हो पाया है। वर्ष 1963 और वर्ष 1967 में राजभाषा अधिनियम द्वारा हिंदी के साथ ही अंग्रेजी को सदा के लिए राजभाषा बना दिया गया। ठीक है, तो कहाँ तो ये कहा गया था कि 1965 में सारा कामकाज हिंदी में होगा, लेकिन फिर 1963 और 67 में राजभाषा अधिनियम के अनुसार ये कहा गया है कि हिंदी और अंग्रेजी हमेशा के लिए राजभाषा बन गई हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब हम पढ़ लेते हैं राजभाषा के विकास से संबंधित संस्थाएं। राजभाषा के विकास से संबंधित संस्थाएं, तो सबसे पहले हम संस्था का नाम पढ़ेंगे और फिर इसका स्थापना वर्ष पढ़ेंगे। पहला है प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है, ये नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। फिल्म प्रभाग, जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन है, नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना थी 1948 में। साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, 1954। पत्र सूचना कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है, नई दिल्ली में है, वर्ष 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। आकाशवाणी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन, नई दिल्ली में है, वर्ष 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 1957। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, दिल्ली, 1960। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली, 1961। राजभाषा विधायी आयोग गृह मंत्रालय के अधीन है, नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना हुई थी 1965 से 1975 के बीच। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो गृह मंत्रालय के अधीन है, देश में अनुवाद करने की सबसे बड़ी संस्था है ये, जिसे केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो कहा जाता है और ये गृह मंत्रालय के अधीन है, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। राजभाषा विधायी आयोग कानून मंत्रालय के अधीन है, नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। और दूरदर्शन, जो कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है, नई दिल्ली में है और इसका स्थापना वर्ष है 1976। तो ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा, इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब हम पढ़ लेते हैं कि भारतीय हिंदी परिषद क्या है, कब स्थापित हुआ था और इसको किसने स्थापित किया था और इसमें क्या मुख्य बातें हैं। तो भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने वर्ष 1942 में इस संस्था की नींव रखी थी। इसकी स्थापना हिंदी के प्राध्यापकों, साहित्यकारों और मर्मज्ञों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से हुई थी। तो इसमें क्या है, स्थापना हुई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में। किसने की थी? अध्यक्ष थे वहाँ के डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, उनकी अध्यक्षता में हुई थी। 1942 में इस संस्था की नींव रखी गई थी और इसकी स्थापना किस लिए की गई थी, क्या उद्देश्य थे? उसके उद्देश्य थे हिंदी के प्राध्यापकों, साहित्यकारों और मर्मज्ञों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से। भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण को सबसे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने ही उठाया था कि भाषा का पूरा मानकीकरण होना चाहिए। इसकी आवाज़ कब उठी थी? ये उठी थी जब इसकी स्थापना हो चुकी थी उसके बाद, यानी कि 1942 के बाद। कहाँ उठी थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उठी थी। और किसने उठाया था इस बात को? हिंदी विभाग ने उठाया था। क्वेश्चन इस तरह से कहीं से भी पूछा जा सकता है। भारतीय हिंदी परिषद के मुख्य सदस्य कौन थे? डॉक्टर हरदेव बहारी, डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। इनमें धीरेन्द्र वर्मा ने देवनागरी लिपि चिन्हों में एकरूपता, हरदेव बहारी ने वर्ण विकास की समस्या और ब्रजेश्वर शर्मा ने हिंदी व्याकरण तथा माता प्रसाद गुप्त ने हिंदी शब्द भंडार का स्थिरीकरण विषय पर अपने प्रतिवेदन यानी कि अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत की थी। सबको अलग अलग डिपार्टमेंट सौंपे गए थे। धीरेन्द्र वर्मा ने देवनागरी लिपि के चिन्हों के बारे में अपना प्रतिवेदन दिया था कि उनके चिन्ह कैसे होने चाहिए उसमें एकरूपता के लिए। हरदेव बहारी ने वर्ण विकास की समस्या के लिए
अपना प्रतिवेदन दिया था। ब्रजेश्वर शर्मा ने हिंदी व्याकरण पर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और माता प्रसाद गुप्त ने हिंदी शब्द भंडार का स्तरीकरण करने के विषय में अपनी रिपोर्ट दी थी। अब आ गया है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1 मार्च 1960 को हुई थी। इसके कार्यों में हिंदी भाषा के कोशों का संकलन करना और उसका प्रकाशन करना, देवनागरी लिपि एवं हिंदी वर्तनी का मानकीकरण करना था। तो क्या क्या काम थे इसके? एक तो हिंदी भाषा के कोशों का संकलन करना, जो भी हिंदी भाषा की जो भी डिक्शनरी हैं उनका संकलन करना और फिर उनका प्रकाशन करना और फिर देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण करना कि इनका मानकीकरण जैसे होता है ना, कुछ चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं और उसको सब तरीके से मान लिया जाता है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, तो उसे उसका मानकीकरण कहा जाता है। जब इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे जब हम अगला अपना टॉपिक पढ़ेंगे देवनागरी लिपि। ओके, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने लिपि के मानकीकरण पर अधिक ध्यान दिया। ठीक है, तो हमारी जो लिपि है देवनागरी लिपि उस पर अधिक ध्यान दिया और देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1933 का प्रकाशन किया। तो हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कब इसका प्रकाशन हुआ था? ये हुआ था 1983 में। ठीक है, अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी।